डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, HSAB, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं कि आखिर हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस क्या होते हैं। तो आरजी पियर्सन एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया था। तो आरजी पियर्सन क्लासिफाइड लुइस एसिड्स एंड बेसिस इनटू टू कैटेगरीज, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। देखो, आप लोगों ने लुइस एसिड्स और बेसिस तो सुने हुए होंगे। देखो, लुइस एसिड्स क्या होते हैं? लुइस एसिड्स वो स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, यानी लुइस एसिड हुए हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक। और जो होते हैं लुइस बेसिस, लुइस बेसिस क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक। तो जैसे एक्सेप्टर, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको, BF3, ये हमारा लुइस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। डोनर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इजीली इसको डोनेट कर सकता है, तो ये हमारा लुइस बेस हो जाएगा और BF3 हमारा लुइस एसिड हो जाएगा। इन्हीं लुइस एसिड और बेसिस को आरजी पियर्सन ने क्या करा, हार्ड और सॉफ्ट वाली कैटेगरी में इनको क्लासिफाई कर दिया। द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट कैटेगरीज इज मेनली बेस्ड अपॉन द पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ मेटल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये हार्ड और सॉफ्ट जो कैटेगरी दी उसने, वो किस चीज पर बेस्ड थी? वो मेन बेस्ड थी पोलराइजिंग पावर पर और पोलराइजेबिलिटी पर। अब ये पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी ये क्या चीज होती है, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। देखो, पोलराइजिंग पावर आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने रूल्स आते हैं इसके, नाम भूल रही हूँ, साइंटिस्ट, फजांस रूल, हाँ, फजांस रूल अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। देखो, कैटायन की हमेशा, कोई भी कैटायन होता है, कैटायन की हमेशा पोलराइजिंग पावर होती है। ठीक है। और एनायन जो होता है उसकी हमेशा पोलराइजेबिलिटी होती है। देखो, ये क्या चीज है? कैटायन क्या होता है? कैटायन हमारा एक स्मॉल साइज कैटायन, जैसे सोडियम आयन, मतलब सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बन जाएगा? एक कैटायन बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो कैटायन है, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हम उसको हम कैटायन बोलते रहे हैं। ठीक, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैंने अगर ये कैटायन एक बना दिया जिसमें बीच में मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बनाया और यहाँ पर इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके जो न्यूक्लियस के बाहर है। ठीक, यानी जितने भी शेल्स होंगे उसमें, उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ही एक एनायन है। एनायन को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रही हूँ, इसमें भी बीच में पॉजिटिव होगा न्यूक्लियस और कॉर्नर में, मतलब इसके शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा एक एनायन हो गया और ये हमारा एक कैटायन हो गया। ठीक, अगर कैटायन और एनायन में और इंटरेक्शन होता है कैटायन और एनायन में, ठीक है, NaCl कैसे बनता है हमारा? ये NaCl के लिए Na प्लस और Cl माइनस, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा ही अट्रैक्शन सपोज यहाँ पर भी कि कैटायन और एनायन है, इनको आपस में मिलके एक आयन बना, मतलब एक आयनिक मॉलिक्यूल बनाना है या आयनिक कंपाउंड बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा? जब भी कैटायन और एनायन, देखो, जब भी कभी आपस में मिलते हैं, उनमें होगा क्या? वहां पर ना तीन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो कैटायन का न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन लगता है। ठीक, और ठीक यही काम एनायन का न्यूक्लियस भी करता है। एनायन का न्यूक्लियस यानी इसका पॉजिटिव चार्ज कैटायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। एक तो ये फोर्स काम करता है। दूसरा क्या होता है? ये इस कैटायन का न्यूक्लियस और एनायन का न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन भी होता है यहाँ पर। ठीक, और तीसरा अट्रैक्शन, यहाँ पर तीसरा जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा कि कैटायन के इलेक्ट्रॉन और एनायन के इलेक्ट्रॉन ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है यहाँ पर।
ठीक। फिर क्या होता है, धीरे धीरे कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आना शुरू करते हैं। जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होता है, सिस्टम की ये ओवरऑल जो सिस्टम है ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक। जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है तो एक पॉइंट पर आकर, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर ये दोनों जो है रुक जाते हैं। और जब रुक जाते हैं वहां पर इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, या अट्रैक्शन अगर है तो वो अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा उस समय पर, जिस समय पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम होती है और अट्रैक्शन जो है एकदम मैक्सिमम होता है। ठीक है। उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि हाँ भाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया है, या जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनना है, जो भी कुछ बॉन्ड बनना है, मतलब कोई भी बॉन्ड जब फॉर्म होता है, मैं तब की भी बात कर रही हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और अट्रैक्शन मैक्सिमम जब होता है तो उस डिस्टेंस पर आकर रुकते हैं। तो इस केस में क्या होगा इन तीनों चीजों में, कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तो हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, उस समय ये मैक्सिमम होगा जब ये दोनों एक दूसरे के पास होंगे। ठीक है। तो उस स्थिति में हो क्या रहा है, एक्चुअल में इसका न्यूक्लियस, कैटायन का न्यूक्लियस इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कोशिश कर रहा है, या उसको जो खींच रहा है अपनी तरफ, तो जो इसके कैटायन के न्यूक्लियस के एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है, या खींचने की जो पावर है, उसको हम बोल देते हैं पोलराइजिंग पावर। ठीक है। तो कैटायन की हमेशा पोलराइजिंग पोलराइजिंग पावर एनायन में भी होती है, एनायन भी यही काम कर रहा होता है, एनायन का न्यूक्लियस भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं खींच पाता। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी बात की कि कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की पावर लगा रहा है उसको हम पोलराइजिंग पावर कह रहे हैं। ठीक है। और ठीक ऐसे ही एनायन के इलेक्ट्रॉन जो कैटायन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर क्या हुई, खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर, वो पोलराइजिंग पावर हो गई। और खींचे चले जाने की पावर, उसको हम पोलराइजेबिलिटी कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो खींचे चले जा रहे हैं और कैटायन जो है खींच रहा है उनको, मतलब न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन खींचे चले जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस खींच रहा है वो हम पोलराइजिंग पावर बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो खींचे चले जा रहे हैं उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। ये मैंने बहुत आसान सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। ठीक। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों में ही पोलराइजिंग पावर भी है और दोनों में ही पोलराइजेबिलिटी भी है। कैटायन और एनायन दोनों में ये चीज होती है, लेकिन कैटायन के केस में हम पोलराइजिंग पावर ज्यादा बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं उसको भी देख लीजिए। देखो ये हमारा कैटायन है। ठीक। अब इसमें बीच में हमने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, और ये हमारा एनायन है। एनायन का साइज क्योंकि बड़ा है तो जाहिर सी बात है, बड़ा है तो इसमें काफी सारे शेल्स भी होंगे। ठीक है। एनायन का साइज छोटा है तो हमने इसको थोड़ा छोटा बना दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी सब जगह इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब आप खुद ही सोचिएगा कि दोनों के न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कैटायन है और ये एनायन है। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ खींच रहे हैं, या कैटायन का पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और एनायन का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब आप खुद सोचिएगा कि दोनों में से किसका न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा अपनी तरफ खींच पाएगा। तो वो कैटायन का न्यूक्लियस होगा जो एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अच्छा खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज है छोटा। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन है। और यहां पर पहले तो एनायन के केस में देख लीजिए, एनायन का भी पॉजिटिव चार्ज, ये जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन है इनको भी तो अपनी तरफ खींचे हुए है। तो क्या हो रहा है, देखो जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो सबसे बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पर क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, और न्यूक्लियस और बाहर, ये सपोज ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो जो स्क्रीनिंग का काम कर रहे होंगे, यानी ये न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को जिस पावर से खींचना चाह रहा होगा, उस उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगा नहीं पाएगा। यानी जो आप लोगों ने ये टर्म भी पढ़ी होगी कहीं पर, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, या शील्डिंग इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि भाई न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर
इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता जितना कि वो लगाना चाह रहा है। मतलब ये तो अपना टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन उतना फील नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं फील कर पा रहा? क्योंकि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल देते हैं, और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर इसके अपने न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए ये वाला जो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से अच्छे से खींच लेता है। जब यह अच्छे से खींच रहा है, तो यानी ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए हम कैटायन की पोलराइजिंग पार बोल रहे हैं। ठीक। अब आप देखिए एनायन के केस में, एनायन के केस में क्या है, यहां पर हमने बनाया कैटायन का साइज क्योंकि छोटा है और एनायन का साइज क्योंकि बड़ा है। ठीक। ये वाला न्यूक्लियस भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को, सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको भी ये अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है। अब क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने ही इलेक्ट्रॉन पर कम लगा पा रहा था, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर तो और भी कम लगा पाएगा। एक रीजन तो ये हुआ कि उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा जितना कैटायन इसके आउटर मोस्ट, एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। दूसरी चीज, दूसरा कारण ये है, कैटायन का जो न्यूक्लियस होगा अपने इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए रखेगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। जब साइज बहुत छोटा होता है तो इसके स्क्रीनिंग इफेक्ट भी उतना ज्यादा नहीं होगा बीच के इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए है, जिसकी वजह से एनायन का पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को उतनी पावर से अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। इसीलिए इसकी पोलराइजिंग पावर होती तो है, लेकिन बहुत कम होती है। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर एनायन की पोलराइजिंग पावर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहां से तो इसीलिए हम हमेशा कैटायन के कंसर्न में पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी की। अब पोलराइजेबिलिटी में क्या हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी में ये हो रहा था कि एनायन के जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे, ये इसकी तरफ, कैटायन की तरफ खींचे चले जा रहे थे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बहुत इजीली खींचे चले जा रहे थे। तो वो बहुत इजीली क्यों खींचे चले जा रहे थे? क्योंकि एनायन का जो पॉजिटिव चार्ज था, यानी जो न्यूक्लियस था, वो इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा था, इसलिए कि बहुत इजीली कैटायन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ ट्रैक्ट हो पा रहे थे। ठीक है। तो इसलिए इन एनायन की पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब कैटायन के केस में देखें, कैटायन के केस में क्योंकि साइज बहुत छोटा है और कैटायन का न्यूक्लियस अपने इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए हुए है, तो ये खिंचते तो हैं इसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ, लेकिन उतना नहीं खींच पाते, बहुत इजीली नहीं जा पाते जितना कि एनायन के इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ इजीली चले जा रहे थे। तो इसलिए जब ये बहुत इजीली नहीं जा पा रहे हैं, तो इनकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है, यानी कैटायन की जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो होती है बहुत कम, और एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो होती है बहुत ज्यादा। ठीक। तो इसलिए हम जब पोलराइजिंग पावर की बात करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम टाइम हम कैटायन के कंसर्न में बात करते हैं। तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर होती है और एनायन की पोलराइजेबिलिटी होती है। और पोलराइजिंग पावर से मतलब ये हुआ कैटायन के न्यूक्लियस का एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, बस उसको हम पोलराइजिंग पावर बोल रहे हैं। और एनायन के इलेक्ट्रॉन की कैटायन की तरफ खींचे चले जाने की क्षमता जो कहला रही है, उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोल दे रहे हैं। बस ये दो टर्म पर ही डिपेंड था, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन, हार्ड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज विच possess हाई पोलराइजिंग पावर एंड लो पोलराइजेबिलिटी। तो कैटायन, वही वाली बात आ गई, कैटायन है, इसमें कैटायन की हमेशा हाई पोलराइजिंग पावर होगी और लो पोलराइजेबिलिटी होगी। While soft species are those which can easily be distorted. Distorted का क्या मतलब हुआ? शेप का बिगड़ जाना। देखो, ये हमारा कैटायन है, ठीक, ये हमारा एनायन है। जब कैटायन के न्यूक्लियस एनायन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। जो ये पूरा राउंड था ना पहले, ये राउंड ना रहकर थोड़ा सा इसकी शेप जो है बिगड़ जाएगी। तो ये जो बिगड़ी हुई शेप है, इसी को हम बोल देते हैं कि हमारा एनायन जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया है। डिस्टॉर्टेड मीन्स शेप का बिगड़ जाना। ठीक है। तो ये जो है सॉफ्ट स्पीशीज वो ही जो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाए, और इजीली डिस्टॉर्ट कब होंगी, एनायन ही तो इजीली डिस्टॉर्ट होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली
एनायन सॉरी कैटायन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो पा रहे हैं, तो वो इजीली डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, जबकि कैटायन के इलेक्ट्रॉन जो है वो एनायन की तरफ इजीली डिस्टॉर्ट नहीं, मतलब इजीली अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कैटायन में कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, एनायन में डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो इसलिए एनायन वाले पार्ट जो होंगे, इसलिए वो हमारी सॉफ्ट स्पीशीज होती है। कैटायंस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, एनायंस जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और which can easily be distorted, that is which possess high polarizability, यानी डिस्टॉर्ट भी वही होगा जिसकी हाई पोलराइजेबिलिटी होगी, ठीक है। तो द डिटेल डिस्कशन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज एज फॉलोज। अब हम देख लेते हैं कि एसिड्स को हम किन को हम हार्ड और किन को हम सॉफ्ट एसिड बोल रहे हैं। एसिड्स क्या हुए, अभी मैंने आपको बताया था, लुइस एसिड्स आर दोज कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, जैसे अभी अभी मैंने आपको BF3 का केस बताया था। BF3 तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है अपने आप में, ये इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो खाली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। BF बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 BF बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और सेंट्रल एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है। अब इसके पास है खाली 6, इसको चाहिए 8, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उन्हीं को हम कह रहे हैं लुइस एसिड। और हम इसमें लिख रखा है कैटायंस भी होंगे, कैटायंस, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एग्जांपल हुआ। कैटायंस कैसे, जैसे H+ है, जैसे R+ है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इजीली एक्सेप्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसलिए इनको हम एसिड्स बोल रहे हैं। अब इन्हीं एसिड्स को पियर्सन ने जो है क्लासिफाइड किया हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्ड एसिड्स क्या होंगे। तो हार्ड एसिड्स वो होंगे are those cations or neutral molecules in which the acceptor atom, जो भी एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उस एटम के बारे में बात की जा रही है कि वो एटम का साइज स्मॉल होगा, उस एटम की हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसकी हाई पोलराइजिंग पावर होगी और लो पोलराइजेबिलिटी होगी। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये आप ध्यान रखिएगा, तब आप बहुत इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे कि वो आपके सामने जो भी स्पीशीज दी हुई है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो हार्ड एसिड्स में स्मॉल साइज होता है एक्सेप्टर एटम का, हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है, लो पोलराइजेबिलिटी होती है। अब हम देखेंगे सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं। तो सॉफ्ट क्या होंगे, सॉफ्ट इसके ठीक उल्टे हो जाएंगे। ये जो 4 प्रॉपर्टीज दी हैं ये जब उल्टी करके लिखी होंगी, यानी स्मॉल साइज की जगह लार्ज साइज, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह लो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई पोलराइजिंग पावर की जगह लो पोलराइजिंग पावर, और लो पोलराइजेबिलिटी की जगह हाई पोलराइजेबिलिटी, तो वो सारे हमारे सॉफ्ट एसिड्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्ड एसिड्स जो हमने अभी डिस्कस किए उनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे एल्कली मेटल आयंस। एल्कली मेटल आयंस शुरू में ही आ जाते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर इनमें क्या, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल आयंस इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, इसलिए ट्रांजिशन मेटल का साइज अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो ये लेंथेनम है, टाइटेनियम है, क्रोमियम, आयरन, या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस जैसे बेरिलियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, ये सब है। तो ये जो जितने भी होंगे ये सारे के सारे हमारे जो हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो सब के सब हार्ड एसिड्स, और जिसमें H+ भी है, ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हायर चार्ज, क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है और उन पर चार्ज बहुत ज्यादा है, ऑल दीज आयंस possess लो पोलराइजेबिलिटी, और इसीलिए इनकी लो पोलराइजेबिलिटी होती है। तो देयर वैलेंस ऑर्बिटल्स कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड इजीली, इसीलिए इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, और इजीली डिस्टॉर्ट होने का मतलब उनके इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली नहीं खिंचते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर दे एक्ट एज हार्ड एसिड, तो इसीलिए वो हार्ड एसिड्स है। अब आप ना एक चार्ज जो यहाँ पर हायर चार्ज लिखा है, ऐसे मत समझ लीजिएगा कि H के ऊपर तो खाली एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसे हायर हुआ, क्योंकि H तो बेटा मैक्सिमम
पॉजिटिव चार्ज ही शो कर सकता है, तो वो अपना मैक्सिमम चार्ज यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि वो हायर चार्ज है। ठीक है, अब सॉफ्ट एसिड, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्ट एसिड्स वो होंगे जिनमें हार्ड एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज दी है वो ठीक उल्टी दी हुई होंगी। जैसे वो लार्ज साइज होगा वहां पर एक्सेप्टर एटम का, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लो पोलराइजिंग पावर होगी और हाई पोलराइजेबिलिटी होगी। इसमें कौन एग्जाम्पल आएंगे, हेवियर ट्रांजिशन मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कॉपर। देखो कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉपर +1 और कॉपर +2। तो जो +1 वाला है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉपर जो होगा वो सॉफ्ट स्पीशीज है हमारी। Ag+ है, Au+ है, पैलेडियम है, प्लैटिनम है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मर्क्यूरी है। तो द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ दीज आयन कैन इजीली बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू लार्ज साइज एंड लो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पर चार्ज बहुत कम है, लो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखो जैसे +2 के कंपैरिजन में +1 जस्ट हाफ हो गया उसका। ठीक है, तो चार्ज कम है और साइज अपने आप से इसका इजीली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो साइज बड़ा साइज होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली बाहर की तरफ अट्रैक्ट भी हो पाएंगे, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट भी हो पाएंगे, इजीली डिस्टॉर्ट भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको जब दिखाएंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड हो गया, शेप जो है बिगड़ गई। तो शेप कब बिगड़ती है, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे आयन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आ जाते हैं बेसिस। अभी तो हमने देखे हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स क्या होंगे, अब हम देखेंगे हार्ड और सॉफ्ट बेसिस क्या होंगे। तो लुईस बेसिस आर दोज लिगेंड्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लुईस बेसिस क्या, जैसे मैंने अभी आपको NH3 का एग्जांपल दिया था, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली इसको डोनेट कर सकता है, तो ये एक लुईस बेस है। और कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, तो कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी उस वो क्योंकि उसके पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब वो उसको इजीली डोनेट कर सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी स्पीशीज उसको हम लुईस बेस बोलेंगे। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज लिगेंड्स इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट कैटेगरीज इज एज फॉलोज। तो हार्ड बेसिस क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू पियर्सन, हार्ड बेसिस आर दोज लिगेंड्स हुज डोनर एटम्स, उनके पास क्या होगा, possess valence electrons tightly attached to the nucleus and cannot be distorted easily, यानी लो पोलराइजिबिलिटी। यानी हार्ड में तो हमें क्या चीज देखनी है, हार्ड में तो हमेशा हमें लो पोलराइजिबिलिटी ही मिलेगी और हाई पोलराइजिंग पावर ही मिलेगी। ठीक है, और क्या होगी, बेस है इसलिए तो उसका मतलब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन को मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। जैसे नाइट्रोजन का ही केस देखें, NH3 में नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनका जो सेंट्रल एटम होगा उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। डिफिकल्ट टू गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे इजीली, और इनका स्मॉल साइज होगा। तो स्मॉल साइज तो हमारे हार्ड स्पीशीज का है ही, चाहे वो हार्ड एसिड हो चाहे वो हार्ड बेसिस हो। ठीक है, तो उनमें जो है स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर और लो पोलराइजेबिलिटी, ये तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपके सामने गिवन है। तो हार्ड बेसिस कौन से हुए, NH3 हुआ, OH-, F-, H2O, एसिटेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब हमारे हार्ड बेसिस कहलाएंगे। और क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो गिवन है। अब आते हैं सॉफ्ट बेसिस। अकॉर्डिंग टू पियर्सन, सॉफ्ट बेसिस आर दोज लाइगेंड्स whose donor atoms, अब उनके डोनर एटम्स में क्या है, possesses valence electrons which are not tightly attached to the nucleus and easily get distorted। यहां पर वही होगी, सॉफ्ट स्पीशीज क्या थी, जो हाई पोलराइजेबिलिटी वाली थी, तो वही है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा टाइटली अटैच नहीं होंगे न्यूक्लियस से। और वो न्यूक्लियस से टाइटली अटैच क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये न्यूक्लियस जो है इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले पर लगा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो जितना मतलब ये तो अपनी तरफ से पूरा ही लगा, आपने पढ़ा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज, ये तो न्यूक्लियर चार्ज शो करता ही है अपना, लेकिन ये जो उस न्यूक्लियस के उस अट्रैक्शन को उतना फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग का काम करते हैं, वो इसमें अवरोध पैदा करते हैं। तो जो ये फील कर पाते हैं इस न्यूक्लियस का चार्ज, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो ये टाइटली अटैच्ड हो ही नहीं पाएंगे इससे, क्योंकि न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो ये इजीली किसी दूसरे एटम की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, इसीलिए ये इजीली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो हाई पोलराइजेबिलिटी होगी, और सॉफ्ट बेसिस है तो इसलिए हार्ड बेसिस की ठीक उल्टी प्रॉपर्टीज इसमें होंगी। वहां हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, यहाँ पर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आयोडाइड आयन हमने ले रखा है, आयोडीन अपने आप में लोएस्ट जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है अपने पूरे ग्रुप में, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, आयोडीन की सबसे कम होती है।
बस एज लार्ज साइज, जैसे कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है लेकिन आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इनके लार्ज साइज होगा और इजीली जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो सॉफ्ट बेसिस के एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये थे हमारे हार्ड एसिड्स और बेसिस, और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेसिस। अब हम देख लेते हैं इसके बाद पियर्सन प्रिंसिपल, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है बेटा, और एचएसएबी प्रिंसिपल। एचएसएबी का मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ठीक है। तो पियर्सन ने, क्योंकि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट दिया था, तो उन्हीं के नाम पर है पियर्सन प्रिंसिपल। So in order to explain the stability of the complex formed by the combination of Lewis acid and a Lewis base, Pearson proposed qualitative principle commonly known as Pearson principle. तो यहाँ पर इसने क्या किया, पियर्सन प्रिंसिपल सिर्फ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को, मतलब देखो एक लुइस एसिड और लुइस बेस के बीच में रिएक्शन होगी तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा या जो भी कोई कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम पियर्सन प्रिंसिपल या एचएसएबी प्रिंसिपल बोल देते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या था? अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल, अ हार्ड एसिड ऑलवेज प्रिफर्स टू कंबाइन विद अ हार्ड बेस, while a soft acid always prefers to combine with a soft base। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास कोई हार्ड एसिड हुआ तो वो ज्यादातर कंबाइन करने की कोशिश करेगा किसी हार्ड बेस से, ठीक है। और अगर कोई सॉफ्ट एसिड हुआ तो वो प्रेफर करता है हमेशा सॉफ्ट बेस से कंबाइन करना। एक तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शंस आर मोस्ट स्टेबल, while those formed by hard soft और soft hard interactions are not stable। यानी अगर मैं हार्ड एसिड और हार्ड बेस से कोई कॉम्प्लेक्स बनाऊं तो वो हमारा काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, या अगर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस से बना हुआ कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो वो भी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना होगा हार्ड और सॉफ्ट के कंपोजिशन से, यानी सपोज हमने हार्ड एसिड ले लिया सॉफ्ट बेस ले लिया, या फिर हमने सॉफ्ट एसिड ले लिया हार्ड बेस ले लिया, इनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना तो वो अनस्टेबल होगा। बस ये प्रिंसिपल था। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हार्ड स्पीशीज होती है या हार्ड एसिड्स होते हैं वो हमेशा हार्ड बेस के साथ ही कंबाइन करना प्रेफर करते हैं, या जो सॉफ्ट एसिड होंगे वो सॉफ्ट बेस के साथ ही कंबाइन करना प्रेफर करेंगे, ठीक। तो यही प्रिंसिपल को अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो अ टिपिकल लुइस एसिड बेस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। सपोज ये हमने एक लुइस एसिड लिया हुआ है, ये बी हमारा लुइस बेस है, तो लुइस एसिड क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुइस बेस क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो जब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा कि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सपोज हमारे पास BF3 ये एक लुइस एसिड है, और NH3 ये हमारे पास लुइस बेस है। इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिड को डोनेट कर कर एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक। और ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा बनेगा, ये हमारा इसकी स्टेबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी, इसकी स्टेबिलिटी इस चीज पर डिपेंड करेगी कि अगर ये हुआ, ए हुआ हार्ड और बी भी हुआ हार्ड, तब तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा स्टेबल, ठीक। ले और अगर ए हुआ सॉफ्ट और बी भी हुआ सॉफ्ट, तब भी हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल ही बनेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी, एक हार्ड हुआ और दूसरा सॉफ्ट हुआ, तब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बताने की ट्राई कर रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल, कॉम्प्लेक्स ए बी फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन विल बी मोस्ट स्टेबल ओनली व्हेन बोथ एसिड्स ए एंड बी आर आइदर हार्ड और आर सॉफ्ट, या तो दोनों हार्ड हो या दोनों सॉफ्ट हो, तब हमारा ए बी जो कॉम्प्लेक्स बना वो स्टेबल बनेगा। इफ वन स्पीशीज इज हार्ड एंड द अदर इज सॉफ्ट, कॉम्प्लेक्स ए बी फॉर्म्ड विल नॉट बी स्टेबल। तो अगर एक स्पीशीज हार्ड हुई और दूसरी सॉफ्ट, तब ये जो कॉम्प्लेक्स ए बी है तब ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है।
तो पियर्सन प्रिंसिपल इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन और अ थ्योरी। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और कोई थ्योरी भी नहीं है, तो सिंपल सा एक थंब रूल उसने बना दिया। इट इज अ सिंपली थंब रूल विच इनेबल्स अस टू प्रेडिक्ट क्वालिटेटिवली द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ अ लुईस एसिड एंड अ लुईस बेस। तो ये तो सिर्फ हमें पियर्सन प्रिंसिपल ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि हार्ड हार्ड से क्यों इंटरेक्ट कर रहा है और सॉफ्ट सॉफ्ट से क्यों इंटरेक्ट, कोई थ्योरी नहीं दी, लेकिन उसने एक थंब रूल बना दिया। उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि भाई वो जो है कॉम्प्लेक्स स्टेबल बना होगा या वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बना होगा। वो हम कैसे बता पाएंगे, वो हम जब उनकी रिएक्शन में देखेंगे कि एसिड कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, बेस कौन सा इन्वॉल्व हुआ है। अगर दोनों हार्ड हुए होंगे तो इसका मतलब स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना हुआ होगा, दोनों सॉफ्ट हुए होंगे तब भी स्टेबल बना होगा। लेकिन अगर एक हार्ड एक सॉफ्ट रहा होगा तो कॉम्प्लेक्स हमारा अनस्टेबल रहा होगा। तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए पियर्सन ने ये प्रिंसिपल दिया था। इसके पीछे क्या थ्योरी है, वो थ्योरी तो बेटा अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज तो मैंने आपको सिर्फ ये थोड़ा सा आइडिया दिया कि हार्ड एसिड बेसिस और सॉफ्ट एसिड बेसिस क्या होते हैं और पियर्सन प्रिंसिपल क्या था। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे, ये समझेंगे कि हमारे हार्ड हार्ड इंटरेक्शन और सॉफ्ट सॉफ्ट ही इंटरेक्शन ये क्यों स्टेबल होते हैं, या हार्ड हार्ड के साथ ही क्यों प्रेफर कर रहा है कंबाइन करना, सॉफ्ट सॉफ्ट साथ ही क्यों प्रेफर कर रहा है कंबाइन करना। ठीक है, तो एप्लीकेशंस इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।